अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच, अनदर डे अनदर शो। और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट फोकस हमारा पाकिस्तान क्रिकेट पे रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑलरेडी कैंप लग चुका है, टीम ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही है टूर पे जाने के लिए, बट क्या क्या अभी भी क्या हम कुछ बात कर सकते हैं इस बारे में कि स्क्वाड सही है कि नहीं है। बट अब तो कैंप लग गया, खैर तैयारी हो रही है, बट इस हवाले से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और सवेरा और मैं जब साइड बाय साइड बैठे हुए होते हैं तो इसका कंफर्म ये मतलब होता है कि आज हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई मेहमान होते हैं। और मेहमान जो हैं वो, अच्छा अब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा ना, मैं कहता कि पहली बार आए हैं प्रोग्राम में, ऐसा हुआ है फलाना हुआ है, सस्पेंस क्रिएट, नो क्रिएशन। हमारे आपके हम सबके लाला आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक। कुछ आज प्रोग्राम मैं शुरू करूंगा, जो तुम लोग कर रहे हो ना मैं जिम्मेदारी लूंगा। ओके, हो जाए हो जाए। अरे यार, अरे नहीं लाला, हो जाए ये तो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ दो बच्चे मौजूद हैं। अब बच्चे मौका नहीं छोड़ा दिल के कहीं बच्चा मगर बात कर रहा है। अच्छा इंसान उम्र दिल से होती है, इंसान की फील करने की बात होती है। एज इज जस्ट अ नंबर। अब भाई आप देखें ना, अब जैसे हमारे कल हम कुछ दिनों पहले, भी 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से, नू ने जो गोल्ड मेडल जीता यार, जब पाकिस्तानी नेशनल एंथम हो रहा था तो क्या किसी बच्चे की तरह आपकी आंखें नम नहीं हो गई थी उस मोमेंट में यार? सीरियसली नेशनल एंथम तक का इंतजार कर रहे हैं, जब जिस वक्त फाइनल हुआ ना कि हाँ जी मेडल जो है वो हमें गोल्ड मेडल मिला है, तो एक अजीब सी फीलिंग थी। देयर वाज लाइक रोंगटे खड़े हो गए थे। सो चिल मैन, दिस नू दस्तगी लाला, वो तो कि दुनिया की स्पोर्ट्स हो रही है, इसमें पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं और कौमी तराना चल रहा, तो कर क्या फीलिंग। और मतलब ही न्यू इट, जिस तरह वो वेट्स वापस जब उन्होंने जमीन पे फेंके हैं और उसके बाद जो यूं करके उन्होंने हाथ वो झाड़े हैं ना, वो स्वैग से पता चल रहा था हाँ जी गोल्ड मेरा है। अच्छा, उससे पहले उसने सिल्वर जीता था जिसके ऊपर उनके वालिद साहब खुश नहीं थे। जो पिछली मेरे ख्याल से लास्ट मेरे वालिद साहब खुश नहीं थे, तो हमने गोल्ड जीत लिया। He pushed himself और बिल्कुल जी जिस तरह किया। बट यस, कॉमनवेल्थ गेम में वो गोल्ड हमारी तरफ बिल्कुल आया था एक और। बट अब जो है, जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैंने जिस तरह कहा कि कैंप लग चुका है और स्क्वाड हमारे सामने है। नीदरलैंड्स के खिलाफ हम जाने वाले हैं, रवाना होने वाली टीम। और लाला, जब हम बात करते हैं तो क्या हमें फुल स्ट्रेंथ टीम की जरूरत थी नीदरलैंड्स के खिलाफ? सबसे पहला सवाल ये। देखें, बात यह है सवेरा के आपके पास जो है ना, आप इसी स्क्वाड को कैरी करना चाहते हैं। ये एक प्लान होता है ना हर एक का कि यार ये स्क्वाड जा रहा है, अब ये 3, 4, 5 टूर पे यही हमारे साथ रहेगा। तो ये सिलेक्शन कमेटी ने अगर डिसीजन लिया तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जहन में प्लान होंगे। एक आधा चेंज वगैरह हो सकता है इतने 15-16 लड़कों में, तो मेरे ख्याल में ठीक है अगर गए। हाँ, कोशिश करें कि वहाँ पे चांस दिया जाए लड़कों को। अगर आप 3 मैचेस हैं जी, 2 मैचेस खेलें, उसके बाद जो लड़के नहीं खेले बेंच में, जो हमेशा कहते हुए कि उन प्लेयरों को चांस देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। और ख्याल वैसे यही था कि देखिए बेंच के प्लेयर्स को चांस देना, बेंच भी हमारी मोर और लेस सेम ही चल रही है, जैसे कि आपने कहा ना। यहाँ पे सिर्फ जो एक सारे बड़ा ओमिशन हुआ लाला, वो एक्सपेक्टेड था। हसन अली हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस आपके साथ भी कर चुके हैं, तो 1 साल से स्ट्रगल कर रहा था। देखिए बैड पैच 1 साल का तो नहीं होता लाला, समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग थी एंड वेल डिजर्व ब्रेक। अब उसको ब्रेक कह रहे हैं, उसको पॉलिटिकली करेक्ट कह रहे हैं, ड्रॉप किया गया है। लेकिन फिर जो एक डिस्कशन सबसे ज़्यादा स्क्वाड की सिलेक्शन के हवाले से हुआ कि एक वीक टीम के खिलाफ, नेदरलैंड्स इज़ अ वीक टीम, हमें पता है पाकिस्तान उनसे स्ट्रॉन्ग टीम है, तो कोई ऐसा खिलाड़ी जैसे कि शान मसूद अगर उसको खिलाया जाता और उसको ले जाते कम अज़ कम, वी कुड हैव प्लेड। आप एक गेम खेलने की बात कर रहे हैं, उसको खिलाया, तो मेरा नहीं ख्याल कि शान कोई वजह है इस वक्त टीम से दूर रखने की। वो ये कहते हैं जी ओपनिंग में कहीं आके ये फिट नहीं होता। वसीम कौन सुन रहे थे गालिबन, उन्होंने यही बात बोली थी कि ओपनर सेट है पाकिस्तान के, इसलिए शान की जगह कहीं टीम में बनती नहीं है। और मतलब अब शान को डोमेस्टिक में जाके मिडिल ऑर्डर में कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसके लिए देखेंगे कि फिर पाकिस्तान से ओपन करेगा वो मिडिल ऑर्डर में, फिर मिडिल ऑर्डर पे हम ट्राई करेंगे उसे, फिर मिडिल जैसे उस लड़के के साथ किया था मोहम्मद हारिस के साथ इन्होंने किया था। देखिए शान मसूद जो है ना, अभी अब्दुल्ला शफीक भी है इनके पास, ठीक है, अच्छी फॉर्म में और एग्रेसिव भी है, पॉजिटिव खेलता है वो लड़का, तो ठीक है। आपके पास अगला जो ऑप्शन होना चाहिए वो शान मसूद का ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शान मसूद अब टेस्ट की तरफ आ जाएगा, टेस्ट स्क्वाड में आगे मेरे ख्याल में खेलेगा वो लड़का। अभी टाइम है वैसे टेस्ट में अब तो काफ़ी, लेकिन एक मेरा ये ख्याल था कि एक इस तरह का प्लेयर है, बिकॉज शान ने, आपने अगर नोट किया हो लाला, तो उसने अपनी क्रिकेट का स्टाइल चेंज किया है। बिल्कुल उसने जाके प्राइवेट कोचिंग ली गैरी कर्स्टन से, और उसके बाद से एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आया है। और मुल्तान सुल्तान को आप ज़ाहिर है बड़ा क्लोजली आपने देखा है, उसके लिए तो बड़ा अच्छा
मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले था वो आपको ऑस्ट्रेलिया में हेल्प कर सकता था, बिकॉज ही इज वन ऑफ द प्लेयर जो ऑन दी अप खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपको ये स्किल चाहिए होती है। आई एम सॉरी टू से, मुझे लग रहा है लाला आप सही कह सकते हैं, प्लेयर्स लाइक रिजवान कैन स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे। आप T20 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि अभी शान को, अभी हम वनडे और टेस्ट की बात कर रहे हैं, आई थिंक 4 डे गेम के अंदर रिजवान जो है इसका थोड़ा सा बॉल हाइट पे आता है, वेस्ट हाइट से ऊपर होता है, तो उसका ये एरिया बहुत स्ट्रांग है, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, मिड विकेट, ये एरिया स्ट्रांग है, इवन कि कट बहुत अच्छी मारता है वो लड़का। तो मेरे ख्याल में जितना अच्छा परफॉर्मर रहा है, जितनी पास में उसने अच्छी परफॉर्म, मेरी कर भी रिजवान से बड़ी डिटेल में बात हुई है। जो प्लेयर्स मुझे पसंद आते हैं उनको मैं मशवरा एज ए सीनियर देता हूँ। उसको मैंने यही कहा है कि थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि तुम्हारा लोअर बैक का भी बहुत बड़ा इशू है, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कम करो टेस्ट क्रिकेट और लिमिटेड क्रिकेट तक आ जाओ और वाइट बॉल क्रिकेट तक आ जाओ। उसने कहा शायद भाई इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं टेस्ट के लिए किसी कीपर बैट्समैन को अपने पीछे छोड़ के एंड देन फिर मैं फोकस करूंगा। बड़ा अच्छा मशवरा, थैंक यू। खैर ये बात मेरी उसकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे मैं समझता हूं कि रिजवान कामयाब है इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम T20 से वापस ODI की तरफ शिफ्ट करते हैं और ODI में जब हम बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर में जो है ना हमें सपोर्ट ज़्यादा नहीं दिखती है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है। फिर मिडिल ऑर्डर का एक खिलाड़ी हमें बाहर बैठा हुआ दिखता है, सऊद शकील। अगर हम सऊद शकील की अभी इस पूरे टाइम फ्रेम में बात करें तो शायद जिस अगे टीम की बात करें तो बाबर के बाद अगला सबसे टेक्निकली साउंड प्लेयर सऊद शकील हैं। बट सऊद शकील जो कि साइनस के ऑपरेशन की वजह से बाहर हुए, उसके बाद अब वापसी उनकी, मतलब वो बाहर हो गए तो बाहर हो गए और भूल गए क्या हुआ? होता है, ये प्रॉब्लम है हमारी बहुत। अदनान अकमल बहुत बड़े शिकार हैं। बिल्कुल। वो दूसरा ये कि मुझे ऐसे मिडिल ऑर्डर में कोई सीनियर नजर नहीं आ रहा, कोई वो नजर नहीं आ रहा है, मुझे एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा है ऐसे। शादाब बाबर है, अब्दुल्ला शफीक है, फखर, बीच में आपके पास जो है ना ऐसे कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर मुझे नजर नहीं आ रहे। मे भी थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे अगर ये लोग कर दें तो वो अलग बात है। लेकिन जो आपने छोटे की बात की है, सऊद शकील की, वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो वनडे क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रोटेट करता रहता है, खेलता है, लंबा खेलता है, तो एक बीच में जरूरत पड़ती है आपको, और खासतौर पर है भी खब्बा नहीं ऐसी। और जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास शोएब मलिक अब नहीं है। हमने पिछले शो में जब आपसे गुज़श्ता हफ्ते बात हुई थी, आपने सपोर्ट किया था कि एक सीनियर बंदा चाहिए आपको। शोएब मलिक के ना होने के बाद तो देखिए वो जो हमने सवेरा, हम कल भी अपने शो में जब हमारे साथ बात थी, कल या लास्ट वीक हम बात कर रहे थे इनफैक्ट, कि ये जो अब इफ्तिखार हुआ या आसिफ हुए, ये अगर 12वें ओवर में आ जाते हैं ना तो फिर आपको क्या ये 20 ओवर तक उसी तरह अग्रेशन के साथ ले जा सकते हैं कि जैसे ये 17वें या 18वें ओवर में जब आते हैं। इनका रोल बड़ा मखसूस होता है। आसिफ तो नहीं, लेकिन ये है कि इफ्तिखार लेके चल सकता है। इफ्तिखार जैसे आपकी बड़ी गुड बुक्स में है। इफ्तिखार इसलिए मेरी गुड बुक में क्योंकि उस लड़के ने, आप डोमेस्टिक क्रिकेट कराते इसीलिए ना, उस लड़के ने कंटिन्यू परफॉर्म किया, पेशावर को जितवाया भी, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर हम एक 50 मैच की परफॉर्मेंस देख लें और फिर 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस देखें तो हम ज्यादती करेंगे। उस लड़के ने कंटिन्यू, शुरू में मैं तो उसको नहीं समझता था T20 का प्लेयर हकीकत में, लेकिन उसने अपने आप को बनाया है, उसके पास शॉटें आई हैं, वो जिस तरीके से उसने पास्ट के अंदर या PSL के अंदर परफॉर्मेंसेस कुछ मैचेस में दी हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट को मैंने बड़ा फॉलो किया, उसमें मैचेस जितवाए, हारे हुए मैचेस जितवाए उस लड़के ने, तो उसने काफी अपने आप को इम्प्रूव किया। राइट, बिल्कुल। अच्छा, हम जब T20 के मिडिल ऑर्डर में बात करते हैं तो हैदर हमें जो है एक प्लेयर जो कि इन एंड आउट उनको थोड़ा बहुत किया, बट ये कि पोटेंशियल बहुत है। और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, 21 मैचेस अभी तक वो खेल चुके हैं पाकिस्तान से, 400 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 23.88 और 128.48 का स्ट्राइक रेट ये कैरी कर रहे हैं। सो हैदर की अगर मैं बात करूं, लाला, क्या रिलायबिलिटी फैक्टर इनके साथ अटैच्ड है, या हम इसी इंतजार में रहेंगे कि हैदर चल गए तो वेरी गुड, नहीं चले तो सॉरी? हैदर अगर प्रॉपर बैट्समैन देखा जाए ना तो मेरे ख्याल में वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा जब बैट्समैन अंदर जा रहा, जैसे बाबर अंदर जाता है तो हम जो मैच देख रहे तो हमें उम्मीद होती है कि ये लड़का रन करके आएगा। बिल्कुल ठीक है, इसका ये कंसिस्टेंट नहीं है परफॉर्मेंस, और जब खास तौर पे आप सिर्फ बैट्समैन हो, बॉलर नहीं हो साथ में, तो आपके ऊपर प्रेशर भी होता है और उम्मीदें भी होती हैं और आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये ऐसा प्लेयर हैदर अली है, स्ट्रॉन्ग, तगड़ा, हाथ में जान है इसके,
लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हम हैदर की लाला इसी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो उसकी लास्ट जो पिछली 6 इनिंग्स आई हैं इसमें देखिए, एक अगेंस्ट बांग्लादेश तो नॉट आउट है, मैच खत्म हो गया था, ठीक है, वो रन नहीं बनाए, 45 है, 68 है, 31 है, और एक मैच में ही डिड नॉट बैट। तो अगर हमें मिल जाती वो इनिंग जो इसमें करते तो ये तो काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोर्स इनके रीसेंट टाइम्स पे जो है आए हैं। हैदर के साथ जो एक मुझे भी लाला देखिए, ये तो रन्स हैं, कंसिस्टेंसी पिछली 5, अब इसके बावजूद ये क्यों ड्रॉप हुए, ज़ाहिर है ये सवाल भी बनता है कि यार जो बंदा आपको रन स्कोर करके दे रहा है आपने उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन हैदर का मुझे लगता है कि उसको शायद एक ज़माने में ये इंस्ट्रक्शन, लाला आपके बारे में भी ये बात कही जाती थी, मुझे नहीं पता कितना दुरुस्त है, बट आपको कप्तान ये बोला करते थे कि यार आपका रोल अग्रेसर का है, अब जाओ या तो 100 करके आओ या 0 पे आउट हो जाओ, लेकिन गेंद अपनी चेंज नहीं करनी है। नहीं, ये मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, सबने कहा होगा रोक के खेलो। किसी कप्तान ने सिर्फ वाय बॉब वुल्मर के अलावा मुझे किसी ने खुल के खेलने नहीं दिया। सब अभी जा रहा हूँ, लाला आउट नहीं होना, आउट नहीं होना। यार मैं आउट नहीं होऊंगा तो मैं शॉट कैसे मारूंगा? शॉट ये भी तो मारनी है ना डर में। तो इस तरफ बॉब वुल्मर ने कहा था कि बॉब वुल्मर ने कहा जो तुम्हारा स्टाइल है, तुम्हारा अटैक ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उसी पे रहो। जबरदस्त। हैदर के साथ ऐसा लगा कि इसको भी जो है ना वो यही बोला गया है कि यार तुम्हारा स्टाइल अटैकिंग क्रिकेट का है, और मुझे लगा है कभी कभार तब्दील करने की कोशिश की उस बिला जरूरत तो बेचारा अपनी विकेट जो है फेंक के गया है कि मैच स्टेबल हो गया, रुक गया, हैदर अग्रेशन के मोड में और आउट चला गया। एक और प्लेयर जो पाकिस्तान की अग्रेशन के लिए मुख्तसर इनिंग होती हैं लेकिन अग्रेसिव इनिंग होती हैं, पिछले T20 वर्ल्ड कप में बड़े माफ़ी नामे उन्होंने जो है वो लोगों से साइन करवाए थे, वो थे आसिफ अली। ज़रा आसिफ अली की परफॉर्मेंस पे हम जो है उनके कुछ स्टैट्स और उनके नंबर्स पे जो है वो नज़र डालते हैं, फिर लाला से ज़रा इनकी इंक्लूजन के हवाले से भी बात करते हैं। बिल्कुल। आसिफ की जिस तरह, हाँ, हम आसिफ की बात कर रहे हैं, फिर वही इशू कंसिस्टेंसी का। आसिफ ने स्टार्ट ऑफ बहुत अच्छा किया, PSL में बहुत अच्छे तरीके से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हुए। बीच में एक सेटबैक आया उनकी ज़िंदगी में, उनकी पर्सनल लाइफ में। उसके बाद से आसिफ अली हैज़ बीन अ वेरी वेरी चेंज्ड प्लेयर, और उसके बाद से वो जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो डिटैच हो गया आसिफ से। और अब आप वही वाली बात कि बाबर है तो हमें पता है बाबर क्रीज पे मौजूद है, हम सैटिस्फाइड हैं कि हाँ जी अभी उम्मीद है, बट आसिफ के साथ आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। देखें, ये जो नंबर है 5वां, 6वां, 7वां, ये बड़े तगड़े नंबर हैं। ये वो नंबर हैं जिस पे मैच विनर्स बनते हैं, मैचेस जितवाने वाले प्लेयर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आसिफ तगड़ा है, मारना आता है शॉट उसको, लेकिन उसको अगर बॉलर मिल गए कोई 130-35 वाले बॉलर तो उनके लिए तो वो बहुत तगड़ा है, उनको तो छक्के वक्के दे देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉल बाउंस भी होना है, तेज़ भी आता है, बाउंड्रियां भी बड़ी हैं, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखे। मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि खुशदिल साथ में है। इफ्तिखार की सिलेक्शन पे मैं बहुत खुश हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए भी वो चला जाएगा, इसलिए जिस तरह का हमारा मिडिल ऑर्डर है। तो ये इन तीन में से दो ने खेलना है, 2 प्लेयर खेलेंगे 5 और 6 नंबर पे। तो मेरे ख्याल में ठीक है, टीम के साथ अगर इसको लेके चल रहे हैं तो इट्स ओके। सो आसिफ की अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो वही जिस बात हुई थी कि इनिशियली ही वाज चिपिंग इन अ लॉट, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्राफ नीचे होता चला गया। 39 मैचेस अभी तक आसिफ ने खेले हैं, 435 रन जोड़ सके सिर्फ, 17.40 की एवरेज इनकी एंड 133.84 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मगर जब मैं रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करती हूँ, बिकॉज ये जिस जगह पे आते हैं वो एक्चुअली फिनिशर की जगह होती है कि वो फिनिश कर पाएंगे मैच के नहीं। सो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने 3 रन किए, 21 नॉट आउट रहे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उससे पिछले में 9, उससे पहले 1, उससे पहले 0। तो मतलब ये जो है, ये जो कंसिस्टेंसी का लैक आया है, ये रीसेंट पास्ट में आसिफ की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जिस पे आप बिल्कुल रिलाय। सवीरा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये, अगर आप देखें सबसे आखिर में इनका हाई स्कोर लिखा हुआ है 41, यानी इन्होंने अपने 39 मैचों में अभी तक एक भी 50 जो है वो स्कोर नहीं की है। कंपैरिजन प्लेयर से करते हुए कभी कभार हरज लगता है, लेकिन अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें, अब सूर्या कुमार यादव एक प्लेयर आ गया है, यंग सेंसेशन, ऑलरेडी एक सेंचुरी है उसकी और मेरे ख्याल से 2-3 50 वो जोड़ चुका है एट द वेरी स्टार्ट। अब तो बल्कि नंबर 1 पोजीशन पे वो नॉक कर रहा है, हो सकता है अगले हफ्ते वक्ती तौर से वो बन भी जाए, 2-3 पॉइंट्स का ही फर्क रह गया। लाला आसिफ के लिए वो शायद बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको मौके मिलते जा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, लेकिन अब मेरे ख्याल से हसन अली वाला फेस तो नहीं आ गया कि अब परफॉर्म नहीं किया तो तुम वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते। देखिए, बात वही है दिल कि जब आपके पास बेंच पे कोई लड़का नहीं होगा उस नंबर पे, तो जाहिर बात है वो फिर मौके मिलते रहेंगे उनको, और टीम स्ट्रगल भी करती रहेगी।
आसिफ अली को खुद भी अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको इस चीज़ का एहसास है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ ये तीन हैं, इन तीनों में से दो ने खेलना है। जो अच्छा होगा, जो परफॉर्म करता रहेगा वो खेलता रहेगा। मौके मिल रहे हैं, इन प्लेयर्स के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि इन अपॉर्चुनिटी को अवेल किस तरह करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खुल के चांस मिलेंगे आपको यार, अगर जिस तरह आसिफ अली को चांसेस मिले, 41 जिस तरह दिल करें कि 41 रन हाईएस्ट हैं उसके, तो मेरा मतलब है इस पोजीशन पे आके तो जिस तरह एक मैच वर्ल्ड कप में उसने जितवाया था, इस तरह के 4-5 मैचेस होना, तो फिर बंदा कहे कि नहीं यार कोई बात नहीं, इसकी अगर 4-5 इनिंगें नहीं भी परफॉर्म करता तो ये मैच विनर है, कहीं ना कहीं मैच जितवा देगा हमें, लेकिन वो चीज़ खुल के नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, मतलब ये रिलायबिलिटी हम फखर के साथ हमारी ये रिलायबिलिटी है, बिकॉज फखर हमें पता है जिस दिन चलेगा उस दिन अकेला मैच जितवाएगा। सो ये बिल्कुल है। मगर आपको ऐसा लगता है कि हमने बनाए भी नहीं फिनिशर्स, मतलब आसिफ, इफ्तिखार, अब खुशदिल अभी मैं कहूँगी कि इस PSL में ज़्यादा शाइन आउट होकर आए, बट हमने और किसी प्लेयर पे इस तरह काम ही नहीं किया जो हमें ये फिनिशर वाला स्पार्क दे सके। एक फिनिशर हमने बनाने की कोशिश की, मगर अभी वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। आजम 2 के वो विकेट कीपिंग करते हैं, बट फिनिशर बनाने की उनको कोशिश की क्योंकि जोरदार वो शॉट मार सकते हैं, बट अभी भी उनकी फिटनेस पे बहुत काम है। ऑब्वियसली आजम को तो मैं मतलब है कि शुरू से मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ, लेकिन उसकी फिटनेस का सबसे बड़ा, हम सबको पता है उसका इशू है। वो इस टैलेंट को ज़ाया कर रहा है। वो काफ़ी क्रिकेट खेल सकता है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस जितवा सकता है वो लड़का। फिटनेस का इशू है। आई डोंट नो कि पीसीबी के जो लोग हैं वो उसके साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एकेडमी भी गया था, मेरे ख्याल में तो कोई ज्यादा फर्क उसकी फिटनेस में मुझे नजर नहीं आया। सिर्फ शेजर मोहम्मद काम कर रहे हैं उनके ऊपर, वो शेजर के साथ काम कर रहे हैं। शेजर मोहम्मद के साहबजादे जो है ना, तो उनसे पूछा जाए कि 6 महीने के अंदर इसका कितना वेट गिरा, इसका नहीं, वो कहते हैं कि वो लीन होता है, फिर ब्रेक आता है बीच में और वो उसके बाद फिर पुट ऑन करके आ जाता है। फिर हमें स्क्वायर वन से शुरू करनी है। प्लेयर को फाइन करना चाहिए। प्लेयर को फाइन, अगर कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको साइड पे कर देना चाहिए। अगर एक प्लेयर का ऑफ द फील्ड ये डिसिप्लिन है तो मैं समझता हूँ हाँ, और जो कि उसको एहसास दिलाना चाहिए कि यार आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो। एक बड़े बाप के, एक बड़े प्लेयर बाप के बेटे हो, आपको ये बड़ी सपोर्ट है, तो सब आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ बैठे, हम उसकी तारीफें कर रहे हैं। अगर वो अपना ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन नहीं रखेगा लाइफ में तो क्या फायदा ऐसे लोगों का। हमें जरूरत है ऐसे, जरूरत है। आजम खान मैं समझता हूँ कि बड़ा तगड़ा प्लेयर है और खेलना चाहिए। सारी बात एट द एंड ऑफ द डे आती है वो ये कि यार एक ऑनर की भी बात है पाकिस्तान के लिए खेलना। बाज लोगों की बड़ी किस्मत होती है कि उनके लिए शायद चीज़ें आसान हो जाती हैं, बास को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके सामने इस वक्त कितने प्लेयर्स, कितनों का नाम हमने लिया कि जी माशाल्लाह रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। इसको तो प्लेट में रख के जो है मौका मिल गया। एक खिलाड़ी भी नो जिनका भी लाला जिक्र भी कर रहे थे, जिसने बड़ी मेहनत की है, वो इफ्तिखार हैं। और इफ्तिखार बिल्कुल आपके डोमेस्टिक में रन्स करके, परफॉर्मेंस करके टीम में आते हैं। फिर वही बात अनफॉर्चुनेटली आती है हमारे यहाँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। टीम में आते हैं, जाते हैं, पीपल आर नॉट सिक्योर्ड। उनकी जो पोजीशंस हैं, अगर आप ये देखिए, आप इस वक्त इफ्तिखार की परफॉर्मेंस भी देखें, अगर आप कंपेयर करें ना, ही कम्स लोअर डाउन दी ऑर्डर। हमें ये बात पता है कि ये और नीचे आसिफ के भी नीचे आते। 18 मैचेस, बिल्कुल एग्जैक्टली 18 मैचेस अभी इन्होंने खेले। इनकी एवरेज है 30 की और 134 के स्ट्राइक रेट के साथ जो ये बैटिंग करते हैं। लेकिन जो इशू आता है वो यही आता है कि अगर हम इनकी पिछली इनिंग्स देख लें, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया का मैच है, 3 वेस्ट इंडीज़ और 1 बांग्लादेश का मैच है, इसमें कोई इतनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी इनकी है नहीं। एक 32 का एक स्कोर उन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी लाला एक और चीज़ जो इफ्तिखार की है वो ये कि आई एम श्योर आप भी इनको एज एन ऑलराउंडर ही देखते होंगे, आपने जो देखा होगा शुरू में, लेकिन इनकी बॉलिंग को भी ख़ास अपने इस्तेमाल में नहीं ला सके अभी तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं इसको आप। इससे पूरी तरह वर्नी हाँ ये कि खब्बे खेल रहे हैं, जो मोहम्मद हफीज़ का रोल हुआ करता था वो ये 1-2 ओवर निकाल देता था। लेकिन देखें इस नंबर पे जो है ना, इस नंबर पे जो बैट्समैन हैं, हमें काउंट करनी चाहिए कि इन्होंने बॉलें कितनी खेली हैं, इन्होंने बॉलें कितनी फेस की, किस सिचुएशन में आए हैं, ये तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक और मैं समझता हूँ कि इनको 15 लड़कों के अंदर फ़हीम अशरफ का जो है नाम वो ज़रूरी था। बॉलिंग उसकी, बैटिंग उसकी, फील्डिंग उसकी, तो इस किस्म का, इस तरह का एक पैकेज जो है ना, एक
टीम को उठाता है। बिल्कुल। तो जब आप किसी को चांस देते हैं तो आपके जहन में 2-3 चीज़ें होती हैं कि यार ये भी करता है, ये भी इसमें भी तगड़ा है, तो ईजी हो जाता है सिलेक्ट करना टीम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में मैं समझता हूँ कि इस लड़के का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर यूटिलिटी प्लेयर है और मतलब प्लेयर है आपका। कहाँ लाला आपको कोई खबर है कि फहीम अशरफ कहाँ गायब हो गए? मतलब फहीम अशरफ वाज द पार्ट ऑफ दिस। मिल गए फहीम अशरफ मिल गए, जम्मू जांबाज के कप्तान हैं। कप्तान ओके, यानी अच्छा, मगर वही ना, मतलब ही वाज द कोर, वो रोटी गैंग का हिस्सा भी थे, मगर एकदम से वो स्वीप आउट हो गए, बिल्कुल ही खबरों से गायब हो गए, सर्किट से गायब हो गए। बट लेट्स होप दैट ही कम बैक रियली। हमारी टीम है जम्मू जाबाज। हमने कप्तान बनाया इसलिए ताकि उस लड़के के ऊपर जिम्मेदारियां, मैंने वैसे नहीं बनवा दिया था कप्तान। मैं चाह रहा था कि एक प्लेयर जो पाकिस्तान से इतना खेला है वो अचानक क्यों साइड लाइन हो रहा है, अपने आप को जिम्मेदारियां दो, जिम्मेदारियां वो ले और दोबारा नजर आए सामने। नहीं बिल्कुल। और जम्मू जाबाज, सो वी आर द ऑफिशियल पार्टनर, समर टीवी इज द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दैट टीम जम्मू जाबाज। लाला जिसके मेंटोर ऑफ कोर्स उस टीम के, तो फहीम को बुलाते हैं शो में, अपने बात भी करेंगे उनसे, और आप फिर जी भर के पूछ लीजिएगा भाई कहाँ चले गए, फूल नगर वापस तो नहीं चले गए कहीं, वहाँ पे खेती बाड़ी तो शुरू नहीं कर दी कि अब मैं फार्मिंग करूंगा, यहाँ पे जैतून की काश्त करूंगा, आजकल काफी हिट चल रहा है सीन वैसे। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में, और आप देख रहे हो हमारे चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आई हुई है। लाला जब भी स्टूडियो में होते हैं तो यहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, और कोई ना कोई हंसी मजाक जो है ना उनके साथ किसी ना किसी बात पे, इनमें से बहुत सारी बातें हम ऑन एयर कर नहीं सकते, अगर हमने कर दी तो बड़ी कंट्रोवर्सीज बन जाएंगी। नहीं वैसे ही हम ऑफ एयर बात करते हैं, वैसे ही हमें पता है कि प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और जगहों में भी देखा जा रहा है, बल्कि वहाँ की न्यूज़ वगैरह का भी हिस्सा बन जाता है। सो बहरहाल तो डिस्कशन जो है वो अपना सिलसिला हम अब एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। बताते चलें आगे चल के हमारे प्रोग्राम में हमें साहिबजादा फरहान भी ज्वाइन करेंगे, जो कि लाला की टीम ऑफ कोर्स जम्मू जाबाज का हिस्सा है, और उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ एक्साइटेड ही इज़ अबाउट द सेकेंड एडिशन ऑफ KPL। खैर लाला, अब जो है एक और रिसेंट पास में एक इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट ये हुआ कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट, क्रिकेट की बहुत बड़ी वेबसाइट, उन्होंने एक चीज़ पोस्ट की, एक आर्टिकल पोस्ट किया, हमने उसके ऊपर स्पेशली शो भी किया था पिछले हफ्ते, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को NOCs नहीं दे रहा टू प्ले डिफरेंट लीग्स। और जी क्योंकि अभी बिग बैश होने वाली है, उसकी NOC तो नहीं, अभी तक वो कहीं ड्राफ्ट में लड़के हमारे नहीं आ पा रहे बिकॉज परमिशन नहीं आई बोर्ड की तरफ से। उसके बाद एमिरेट्स लीग होनी, वो इंटरनेशनल T20 लीग, और फिर क्रिकेट साउथ अफ्रीका की भी लीग होनी। तो सबसे पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि क्या कितनी लीग्स की NOCs मिलनी चाहिए प्लेयर्स को, किस तरह उनका लोड और बर्डन जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए? देखें प्लेयर्स की ग्रूमिंग के लिए आई थिंक इनको इस तरह के दे देने चाहिए, उनको कह देना चाहिए कि भाई हम बोर्ड कह दे कि यार आप हमारी तरफ से आपको 5-6 मैचेस अलाउ है, आप जाके खेल के आ जाए। 5-6 मैचेस भी काफ़ी हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए हर प्लेयर तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल 5-6 लड़के होते हैं, सभी को पता है कि वो इम्पोर्टेंट वही परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, उनका ख्याल भी रखना है। क्रिकेट पाकिस्तान की आगे आ रही है, कहीं इंजर्ड ना हो जाए। जो नीचे वाले हैं अगर वो जा रहे हैं तो उनको सीजन खेलने दें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि बाहर दूसरे गोरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना काफ़ी अवेयरनेस पॉलिश हो जाता है बच्चा। तो मेरे ख्याल में एक और भी जो ज़ाहिर है बहुत बड़ा मसला है वो ये कि हमारे खिलाड़ियों को IPL तो ना खेलने देंगे, ना खेल रहे हैं वो, ठीक है। अगर हम अपने आप को, अब जैसे शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, बाबर तो खैर दुनिया का नंबर 1 इस वक्त क्रिकेटर है, जितने पैसे, देखिए एट द एंड ऑफ द डे पैसा रियली मैटर्स। और मुझे याद है मैंने आसिफ इकबाल साहब ने बहुत अरसे पहले एक बार जब पहली बार ये डिस्कशन शुरू हुई थी कि खिलाड़ी लीग्स खेल रहे हैं और ऑल, उन्होंने कहा था यार अदील, एक क्रिकेटर की प्लेइंग लाइफ कितनी होती है,
ये कोई करियर तो और थोड़ी कम है। हो गई है। एग्जैक्टली कह रहे हैं यार, ये कोई बैंकिंग का करियर थोड़ी है कि आप 23 साल में शुरू करोगे और 60 में रिटायर हो गए। उसका पीक टाइम ये 10 साल होते हैं, उसको वही कमाई करनी है जो करनी है। आपको नहीं लगता कि हमारे क्रिकेटर्स जिनको आईपीएल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब $4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एमिरेट्स का, अब उसको आज की रूपी डिप्रिसिएशन ये 10 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं लाला, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा खिलाड़ी मिस कर रहा है। खिलाड़ी कहीं रिवोल्ट तो नहीं कर देंगे पीसीबी के खिलाफ अगर इनको परमिशन नहीं मिलेंगी खेलने? कभी प्लेयर्स इतने स्ट्रांग ही नहीं हुए कि बोर्ड का एसोसिएशन नहीं है, यूनियन नहीं है। प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है ना, राइट। ये तो मेरे जमाने से चलती हुई आ रही थी, बल्कि बनाएंगे सारे एनसी भाई वगैरह हम प्लान बनाते थे, मुशी भाई वगैरह, किस तरह की प्लेयर्स की होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड कभी भी नहीं होने देगा, हो ही नहीं सकता ये। नहीं, बट एसोसिएशंस होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है। इस आर्टिकल में एक जो दूसरी चीज इशू हाईलाइट हुआ, वो हाईलाइट ये हुआ कि जी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सारे प्लेयर्स को जिन जिन को मिला, तकरीबन कोई 150 पेजेस का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ये दिया जाता है, साइन कर दें और वापस ले लिया जाता है, कोई पढ़ने की वो नहीं और कोई नहीं। मगर अब हमारे प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ जो मैनेजर्स अटैच हुए हैं वो उनको पता है दुनिया का, वो एजुकेटेड भी हैं, उनको सारे सिनेरियोज ये पता है। सो वो कहते हैं नहीं जी अपना कॉन्ट्रैक्ट मंगाओ, हम पढ़ेंगे लीगली, हम किसी लीगल उससे पढ़ाएंगे। सो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इस बात पे भी लीनियंट होना पड़ेगा? सवेरा मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है कि नाम नहीं लूंगा कप्तानों का, होता ये है कि बोर्ड जो है ना वो कप्तान को खुश रखता है, उसकी सारी चीज़ें मानता है, ठीक है। बाकी जो प्लेयर्स के इश्यूज है ना वो इतने मैटर नहीं करते। मेन आपका कप्तान है, अगर कप्तान खुश है, कप्तान को बोर्ड ने खुश रखा है, वो सारे प्लेयर खुद ही कप्तान की बात मान लेंगे, या ठीक है क्रिकेट खेलो, कोई बात जो भी है साइन कर दो। उनको नहीं पता कि कप्तान को खुश रखा हुआ है उन्होंने। तो ये होती है चीज़ हमारी, ये इस वक्त भी हो रही है। ये प्रॉब्लम्स हैं, प्लेयरों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है। हर चीज़ मीडिया में नहीं आती, पता नहीं चलता, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स एसोसिएशन की बात हो रही थी वो सबके फायदे में है, बिल्कुल फायदे में। और आप जिस तरह बात कर रहे हैं स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात थी वो सबसे पहले आई ही मेरे ख्याल से बाबर की तरफ से थी, बिकॉज बाबर ने कहा कि अगर हम 2 फॉर्मेट्स खेल रहे हैं तो हमें या तो ज्यादा रेन्यूमरेशन मिले या फिर डिवाइड हो जाए कि जो रेड बॉल खेल रहा है और जो व्हाइट बॉल खेल रहा है उनको अलग अलग कर दिया जाए। सो बिल्कुल डेफिनेटली ये बात आई थी, बट फिर सवाल वहीं आता है कि अब पीसीबी हैज सेड कि नहीं जी क्रिकेट ने ये सारी गलत बात की है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, हम दे रहे हैं एनओसीज, अभी पहला फेज है फिर दूसरा फेज है, और ये सारा डिनाइल। आपको ये लगता है कि क्योंकि क्रिकेट एक बहुत रिलायबल वेबसाइट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत रिलायबल बोर्ड है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये मामला सॉल्व कर लें इससे पहले कि थिंग्स गेट डर्टी? प्लेयरों को ये इस तरह मनवा लेंगे कि उन्हें कहेंगे कि अच्छा आपका इतना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था एमिरेट्स लीग से, हम आपको 50% दे रहे ना जाए, ठीक है दे देंगे प्लेयर्स के पैसे, 50% दे देंगे। जो भी 3-4 आपकी ज़्यादा कितने प्लेयर्स जाएंगे, 3-4-5 उनमें से 4-5 प्लेयर्स की गेम होती है। 4-5 प्लेयर्स की गेम, सेकंड टियर प्लेयर्स ये तो हम कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं लाला, मगर पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्टेड जो क्रिकइन्फो पोस्ट करता है कॉन्ट्रैक्टेड एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स पे भी रुकावट रखी है। मैं रिटायर हुए मुझे कितना अरसा हुआ, मुझे T10 खेलने नहीं दिया। मैं एनओसी नहीं दे, मुझे एनओसी नहीं दे रहे, उसको नाम बदनाम कर दिया उस लीग का कि वो वहाँ की लीग है, उधर की लीग है। अच्छा वहाँ की लीग है, उधर की लीग है। हमारे मुल्क के एक बंदे ने वहाँ की फ्रेंचाइज भी ली हुई है, और हम बस सब मुंह से बहुत बातें निकल जाएगी। नहीं तो वहाँ की लीग इधर की लीग आप बात करें तो फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी बहुत सारे स्टेक्स वहाँ के और इधर के और बस इनकी कोई समझ नहीं। बट ये नहीं, ये अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है समझ दे इनको, कुछ बातों को छुपा लेना चाहिए। नहीं ठीक है फाइन, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कभी ना कभी लाला, अब पता देखिए आप ज्यादा रोक नहीं सकते, अब इसको वक्त बदल गया है। आज से 20 साल पहले ये क्रिकेट और आज की स्टार पावर, अब मार्केटिंग की बात कर लें, जैसे कि बाबर का हमने सुना था कि उसने बहुत बड़ी ब्रांड का, स्पोर्ट्स ब्रांड का मना कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट कि तुमने विराट को इसी के इतने पैसे दिए थे और आप मुझे उसके 1 क्वार्टर भी नहीं दे रहे हो, फिर दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सम प्लेयर एंड ऑल। हमारे प्लेयर को भी अब अंदाजा हो गया है कि यार मेरी एक मार्केट वैल्यू और कब तक तुम मुझे सप्रेस करोगे। जैसे इंडोर्समेंट डील की बात होती है, बिल्कुल आप कंपीटिंग ब्रांड को मैं जाती तौर से भी साइन नहीं कर सकता,
आई एम श्योर हर प्लेयर की लाइफ में ये प्रॉब्लम आती होगी कि मुझे उस ब्रांड ने अप्रोच किया बट मुझे साइन नहीं करना। तो पीसीबी को भी समझना चाहिए हमारे सियासतदानों की तरह कि अब हम 90s में रहते नहीं हैं, चीज़ें बदल गई। हाँ, लेकिन ये है कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी करता है हमारे प्लेयर्स, वो सबसे पहले पीसीबी को भिजवाता है जी, सही, पीसीबी को बताना जरूरी होता है। उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने देते। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बट फिर भी क्या आप प्लेयर्स को इतना सप्रेस कर सकते हैं जिस तरह दूसरी मार्केट्स खुल रही हैं? एक और अलार्मिंग मार्केट हमारे पास खुल रही है विच इज़ द अमेरिकन मार्केट। हमारे एक प्लेयर ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं, 2 प्लेयर्स और कंटेंशन में वहाँ जाने के लिए। फिर मुझे एकदम से ख्याल आता है शान मसूद, अ प्लेयर हु इज़ परफॉर्मिंग कंटिन्यूसली। आपको लगता है कि जब एक जगह के दरवाजे खुले हुए हैं, हुआ पेइंग मोर, इवेंचुअली आपको पता है अपने मुल्क से तो मुझे मौका नहीं मिल रहा खेलने का, ये भी एक स्ट्रेस और टेंशन होगी पाकिस्तान। प्लेयर नजर आएंगे आपको, प्लेयर बिल्कुल नजर आएंगे, 2-3 प्लेयर गए में, इस तरह फ्यूचर में भी नजर आएंगे। बिल्कुल। तो कोई ना कोई पॉलिसी बैठ के आराम से बोर्ड बना सकता है, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकते हैं सारे प्लेयर्स के साथ मिलके, और वरना इसी तरह प्लेयर्स जाते रहेंगे, फिर वहीं से खेलते रहेंगे। एक बेचारे प्लेयर को तो एक साल की तो एनओसी दे दें उसको, इमाद वसीम, वो तो अब कहीं बेचारा डिस्कशन में जो इस तरह के प्लेयर्स हैं उनको एनओसीज दे देनी चाहिए। अभी प्लेइंग लाइफ है, अभी जिनकी अभी प्लेइंग लाइफ बची है जो कि खेल सकते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि इमाद जो है, इमाम तो खैर ड्रेसिंग रूम के माहौल में अच्छे जेलन हो गए, लेकिन इमाद ड्रेसिंग रूम के माहौल में जेल नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रेसिंग रूम अनफिट कहते हैं, ड्रेसिंग रूम अनफिट, उनको तो जाने दें मेरे ख्याल से। सबको जाने दे, सबको क्रिकेट का हक है खेलने में, किसी को रोके ना, किसी को रोके ना, बिल्कुल। फिर वरना वो लोग, होता क्या है कि प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं टीवी पे और पीसीबी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो इतना अरसा खेलने के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होता है पीसीबी और प्लेयर्स का, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि नेशनल ड्यूटी है, डेफिनेटली नेशनल ड्यूटी पे तो आप डेफिनेटली यहाँ अवेलेबल हो, या आप इसके सवेरे या तो आप इस किस्म की कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें, जैसे आईपीएल वालों ने किया कि उनका कोई प्लेयर किसी और लीग से नहीं खेल सकता, वो सब आपके साथ ही होंगे, तो आप इस तरह के कहाँ से लाएंगे इतने पैसे हम? बात ये है एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ये है कि इजाजतें एनओसीज की दे देनी चाहिए। और क्या हम क्या कम टैलेंटेड हैं हमारे प्लेयर इंडिया से कि इंडियंस इतना पैसा बना रहे हैं और हम उतना जो है वो पैसा ना बना सकें। सो बहरहाल एनीवे, तो ये तो काफ़ी तफसील से हमारा डिस्कशन आज हो गया टीम के हवाले से भी और इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से भी। लाला बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, गेम सेट मैच पे आने का। एंड अब जा रहे हैं एक ब्रेक पर, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑब्वियसली केपीएल जम्मू जांबाज, वो टीम जिसको सपोर्ट कर रहा है, जिसका मीडिया पार्टनर है समा। सो यस, उसके एक खिलाड़ी हमारे साथ होंगे, साहिबजादा फरहान हमें ज्वाइन इन करेंगे। सो स्टे ट्यून टू समा। ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं फौरन। And welcome back to Game Set Match. We were in conversation with Shahid Khan Afridi. लाला हमारे साथ मौजूद थे, मगर अब जो है हमारी डिस्कशन आगे बढ़ेगी और जम्मू जांबाज के बारे में हमारी डिस्कशन अब आगे जाएगी, बिकॉज केपीएल की जब हम बात करते हैं तो जम्मू जांबाज के एक जांबाज अदील हमारे साथ होंगे आज। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले साल की अगर हम बात करें तो ही वाज, इस साल के आगाज में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी रिसेंटली अपने अवार्ड्स का भी जो सिलसिला शुरू किया है, सो दिस प्लेयर वाज गिवन द अवार्ड ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द सीजन, चाहे वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हो यानी फर्स्ट क्लास मैचेस हो या फिर T20 हो, नेशनल T20 हो। सबसे ज़्यादा रन्स इसमें उन्होंने बनाए थे, जिसकी बुनियाद पर इनको ये अवार्ड मिला था। और इस ज़ाहिर लिस्ट में रिजवान और जो बड़े सिलेक्टिव टॉप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे वो शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी T20 मैचेस खेल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली बस 3 मैचेस खेले और फिर उसके बाद ये टीम में नहीं आ पाए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सवेरा? बिल्कुल जी, सो हम बात कर रहे हैं साहिबजादा फरहान की और खुशामदीद कहेंगे फरहान आपको गेम सेट मैच में। बहुत बहुत खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो सबसे पहले तो ये बताएं, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं केपीएल के लिए, कहते हैं ना कमर कसली है। जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है। नई टीम है और
लाला भी साथ है पूरा, जिसके साथ पिछला KPL खेले हुए हैं, तो बहुत एक्साइटेड है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये इस दफा भी हम अपना ट्रॉफी अपने नाम कर लें। फरहान, PSL में भी आप खेलते हैं, ज़ाहिर है आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले, कराची किंग्स से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, अभी है, और जब आप इसको कंपेयर करते हैं KPL के साथ, सो क्या क्या चीज़ फ़र्क नज़र आती है अब माहौल के अलावा? बिकॉज मेरे ख्याल से मुजफ्फराबाद का स्टेडियम बड़ी पुरफ़ज़ा मकाम पे लोकेटेड है, चारों तरफ बड़ी ग्रीनरी है जो कि आपको PSL में नज़र नहीं आ रही होती। सो उसके अलावा और क्या आपको सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस नज़र आते हैं दोनों लीग्स में? देखिए, PSL जो है वो पाकिस्तान का अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका अपना एक नाम है। लेकिन जिस तरह ये जो KPL स्टार्ट हो रही है, हमारे लिए बहुत अच्छी मतलब है कि यहाँ पे बंदा परफॉर्मेंस करे तो PSL में भी आ सकता है, लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। तो ये हम जैसे प्लेयर्स के लिए, दूसरे जो लोकल प्लेयर्स है डोमेस्टिक वगैरह खेलते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी साइन है ये KPL। अच्छा फरहान, ऐसा क्या हुआ कि आपने 3 T20s खेले, पाकिस्तान से रिप्रेजेंट किया? बिकॉज अगर मैं बात करूं T20 स्पेशली मैं बात करूं तो एक ज़माने में साहिबजादा फरहान जब T20 खेल रहे थे, डोमेस्टिक में भी, सो रमज़ान टूर्नामेंट्स में भी, हर जगह साहिबजादा फरहान खेलते हुए दिख रहे थे, तो हर कोई ये वाउच कर रहा था कि यू वुड बी दी नेक्स्ट सेंसेशन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज माशाल्लाह से आपकी बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। बट 3 T20s के बाद 2018 में मोस्ट प्रॉब्ली आपने अपना आखिरी T20 खेला, और उसके बाद से पाकिस्तान टीम के लिए फिर से आप सिलेक्ट नहीं हो सके, कोई खास वजह? देखिए, प्लेयर्स का ये हमेशा होता है कि ऊपर चढ़ाव वगैरह आता है, कभी आप रन्स करते हो, कभी नहीं करते। लेकिन हमेशा मैं यही कोशिश है कि मैं अपना जो 100% करूँ डोमेस्टिक में, मैं अपना 100% दूँ, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, 4 डे हो, जो भी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी तरह का, जिस तरह पिछले साल मेरा पूरा सीजन बहुत अच्छा गया, डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मुझे मिला है, तो कोशिश यही करते हैं कि अपना 100% दे दें और दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें। फरहान, 447 रन आपने नेशनल T20 में बनाए थे, आप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे उसमें। अब आपकी उम्र 26 साल हो गई है, जब आपने डेब्यू किया था उस वक्त आप 22 साल के हुआ करते थे, तो साहबजादा फरहान को ये ख्याल तो नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी के जो गोल्डन डेज थे, उसके एज अ प्लेयर जो बेहतरीन टाइम था, वो साइडलाइंस में बैठ के गुजर गया और टीम में नहीं आया? कभी इस बात का कोई अफसोस या मलाल तो नहीं होता? नहीं, अफसोस तो नहीं होता, क्योंकि हम प्लेयर यही होता है, हमारा यही काम है। कभी कम बैक करेंगे, कभी आउट होंगे, कभी इन होंगे, कभी अफसोस नहीं हुआ इस बात का। और हमेशा ये कोशिश करते रहें कि जितना अच्छा से अच्छा, जितने हमें बैटिंग में कमी है, जितने भी कमी है ना, तो उसको पूरा कर ले। और लाजमी बात है, उस टाइम थोड़ा सा इमर्जिंग से मैं होके आया था, थोड़ा सा प्रेशर होता था इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो अब माशाल्लाह बहुत डोमेस्टिक के लिए ना, उससे बाद बहुत काफी एक्सपीरियंस मिला। तो इंशाल्लाह जब भी कम बैक करूंगा अच्छा करूंगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त फरहान, यही पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और यही पॉजिटिविटी मेरे ख्याल से एक प्लेयर को, एक क्रिकेटर को, एक एथलीट को मोटिवेटेड रखती है। बट जब मैं अब KPL की बात करूं आपसे, लाला जाहिर सी बात है टीम के मेंटोर भी हैं, लाला साथ भी होंगे टीम में, कितना आपको लगता है कि सीखने का मौका मिलता है जब एक ऐसा सीनियर प्लेयर साथ हो जिसको, जो इतने अरसे इस सर्किट में रहा है, जो इतने अरसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि पिछला साल जो फर्स्ट सीजन था KPL का, जो रॉयल कोर्ट से हम खेले थे, तो लाला के साथ मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन आप यकीन करें कि उसने इस तरह ट्रीट किया, जिस तरह मतलब बिल्कुल जूनियर और बच्चों की तरह उसने ट्रीट किया, तो काफ़ी मज़ा आया उसके साथ। और इस दफ़ा फिर ये हमारी एक गुड लक है कि मैं उसके साथ फिर खेल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि उसके जिसने हमें पिक किया और सेलेक्ट किया, उससे अच्छा खेलूँ और उसको मुतासर करूँ अपनी गेम से। और नई फ्रेंचाइज है जम्मू जाबाज, और इसमें लाला तो खैर मेंटोर की हैसियत से होंगे। अभी उन्होंने कहा है कि शायद कुछ मैचेस में वो एक्शन में नजर आएंगे, बल्कि लाला तो हमारे शो में फरहान ये बोल के गए कि बहुत ही खतरनाक मूड में लाला जो है ना, बैटिंग, शायद बॉलिंग तो ना करें, बैटिंग में सिर्फ बैटिंग करेंगे, और बड़े खतरनाक मूड में जो है वो नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं थोड़े से मैच खेलूंगा लेकिन तबाही फेरने वाला हूं मैं, तो चले अल्लाह करे ऐसा हो। अगर मैं गलती बनाऊं, शर्जील खान भी आपके स्क्वाड में शामिल हैं। फरहान, आप खुद अच्छी तेज बैटिंग करते हैं, तो ये आपको लग रहा है कि एक बैलेंस स्क्वाड बनाने में कामयाब हुई है एक नई फ्रेंचाइज ये जम्मू जाबाज?
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम बनी हुई है हमारे हमारे साथ। देखिए अटैकिंग प्लेयर्स भी है जो शर्जील भाई है, हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी है, हमारे पास डोमेस्टिक जो टॉप अच्छी बॉलिंग है वो भी हमारे साथ। तो पूरा एक स्क्वाड बना हुआ है हमारे क्योंकि आपको पता है T20 एक 2-3 बंदों का गेम है, जो उसको लेके बिल्कुल। जाते हैं तो वो आके लेके जाते हैं। जिस तरह हमारे फ़हीम भाई ऑलराउंडर है, तो काफ़ी अच्छी स्क्वाड बनी हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट जीत जाए। बिल्कुल ये उम्मीद करनी चाहिए बिकॉज पिछली दफ़ा यही कॉम्बिनेशन जिस टीम में था उसने टीम वो चैंपियन बने थे केपीएल के। सो इस दफ़ा जो है यही एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह की फायर पावर है आप लोग के पास। बट जब मैं आपके स्क्वाड पे नज़र डालती हूँ तो फरहान ऐसा है कि बैटिंग हैवी स्क्वाड है आप लोगों का। देखिए हमारा जो बैटिंग तो लाजमी बात है हमारी अच्छी है, लेकिन जो हमारे बॉलिंग है वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि काफ़ी उसमें यंग लड़के हैं जिस तरह आकिब जावेद हो गया। एक हमारे पास इमरान खान सीनियर है, वो भी एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छे लड़के। और जो हमारे एक कश्मीरी लड़का है फैसल, तो ये भी अच्छी एक बात है क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। तो साथ में फ़हीम अशरफ वो भी नए बॉल से बॉलिंग करते, तो बहुत अच्छी बॉलिंग भी है हमारे साथ, सिर्फ बैटिंग नहीं। इसके अलावा अच्छा कुछ ज़रा आपने कश्मीरी खिलाड़ियों के साथ पिछली बार भी खेला है, अभी भी आपके स्क्वाड में ज़ाहिर है आप जिक्र कर रहे हैं कश्मीर के एक बॉलर का, टैलेंट का लेवल कैसा जी पाया आपने आज़ाद कश्मीर के जो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं? बिकॉज ऑलरेडी एक खिलाड़ी तो माशाल्लाह टीम में पहुंच ही चुका है, लेकिन आगे आपको लग रहा है इस टैलेंट के लोग हैं वहाँ पे खिलाड़ी इस तरह के यंग टैलेंट इस तरह का है जो कि पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट कर सके? देखिए, जिस तरह पिछले साल हमारे साथ काशिफ लड़का था, तो काशिफ अली तो उसने एक मैच में 100 भी किया था, और आप बहुत माशाल्लाह वो काउंटी भी खेल रहे। तो आप बहुत अच्छी टैलेंट है कश्मीर में, जिस तरह स्पेशली यंग जो लड़के हैं ना, उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको अवेल सही। करे। जिस तरह काशिफ ने किया, अभी वो काउंटी में भी खेल रहे हैं। उसका मैंने देखा है ना कि उसने लिस्ट है कि जो डेब्यू मैच था उसने डेब्यू मैच में 100 किया है। उसका जो फर्स्ट क्लास मैच था तो उसने उसमें भी 50 किया। तो देख के वो भी कश्मीर का था। तो इसी तरह बहुत से लड़के हैं। अब इस इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस जो केपीएल का जो दूसरा सीजन है, इसमें से 2-3 लड़के और भी अच्छे आ जाए। बिल्कुल गुड। जैसे मेहरान भी हैं, मेहरान मुमताज़ बहुत बहुत रेगुलरिटी में जो है आपको एक्शन में दिखते हैं। जो भी मुजफ्फराबाद में भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें मेहरान बहुत रेगुलरिटी में खेलते हैं। बट मैं देख रही हूँ उसामा मीर भी आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं। एंड अभी जी आई बिल्कुल। बिलीव रिसेंटली उसामा मीर ने जो है वो बड़ा आउट लाउड एक चीज़ कही कि हम शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिम में नहीं हम प्रैक्टिस कर सकते मगर हम लाहौर कलंदर्स के जिम में ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं अगर फरहान एक चीज़ आपसे पूछूं, क्या गोल है साहिबजादा फरहान का? क्या आगे अब क्योंकि जैसे कहा आपकी प्राइम जो एज है वो तो आपने डोमेस्टिक खेला है अभी, मगर जी उम्मीद पे बिल्कुल। दुनिया कायम है। आप तो डेब्यू कर चुके हैं पाकिस्तान से, हमारे यहाँ तो 33-33 साल में डेब्यू होता है। बट क्या फोकस और क्या गोल है साहिबजादा फरहान का? गोल यही है कि जिस तरह मैं 2018-17 में मैं खेलता था T20, और जिस तरह मैं मतलब एक फ्लो लेके खेलता ना स्ट्राइक रेट के साथ, एक्टिव स्ट्राइक रेट के साथ, तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह उस गेम को दोबारा लेके आऊँ। क्योंकि दरमियान में मैं थोड़ा सा स्लो खेलना शुरू हुआ था, जिसके ऊपर काफी लोग बातें भी कर रहे थे, वो सही भी था। लेकिन जो पिछला मैं T20 खेला तो उसमें मैंने काफी अपने स्ट्राइक को भी रोटेट किया, और मेरा जो स्ट्राइक रोटेट था वो भी तकरीबन 135 प्लस था। तो इंशाल्लाह ये केपीएल में यही कोशिश करूँ कि अपने जो स्ट्राइक है ना वो उसको थोड़ा सा और भी ऊपर लेके जाऊँ, जिस तरह रिक्वायर्ड है टीम को, जिस तरह पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड है। और इसके बाद जो हमारा स्ट्रेट है एक नेशनल T20, उसमें भी यही मेरा है कि इंशाल्लाह इस दफा वो T20 जो है टॉप करूँ और अच्छे अच्छे पे उस पे फिनिश करूँ। अभी फरहान जी, फहीम सॉरी अशरफ की कैप्टनसी। जी बिल्कुल। फ़हीम अशरफ की कैप्टनसी के बाद बिल्कुल बात करते हैं। फरहान सिर्फ एक सवाल मैं ज़रा उससे पूछूँ, पिछले साल 935 रन आपने कायदे आज़म ट्रॉफी में बनाए थे, और जी अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका फेवर्ड, आपका पसंद का फॉर्मेट कौन सा है? आपने खुद कहा कि जी आपको स्ट्राइक रेट का एक इशू फेस हुआ था T20 में, तो ज़ाहिर है आपका स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, लेकिन आप में बहुत एक नेचुरल टैलेंट जो हमने पिछले सीजन में देखा, विकेट पे आप रुकते हैं, काफ़ी देर रुक सकते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि फरहान का जो पसंद का फॉर्मेट है वो T20 के मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट है ज़्यादा? देखिए जो मेरा
सही बात बताऊं तो मैं जो ज्यादा गेम जो मैं वनडे को लाइक करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस भी है, उसमें मेरे एवरेज भी 50 के करीब है तकरीबन, और उसमें मेरे तकरीबन 9 सेंचुरी भी है, 50 भी बहुत है। तो मैं ज्यादातर वनडे को भी करता हूँ, लेकिन ये है कि आप एज अ प्लेयर आपको अगर अच्छे अचीव करें तो आपको तीनों फॉर्मेट उस हिसाब से खेलना होता है। जिस तरह हमारे बहुत अच्छे प्लेयर है, बाबर भाई, रिजवान वगैरह, टेस्ट वगैरह, वनडे, T20 में सबको मैनेज रखा मैंने अपने आप को। तो कोशिश यही करता हूँ कि 4 डे भी साथ साथ खेलो, उसमें भी परफॉर्मेंस दूँ, वनडे भी खेलो, T20 में साथ उसके परफॉर्मेंस दे दूँ। ठीक। सो फरहान, जाते जाते आखिरी सवाल, फ़हीम अशरफ की कप्तानी के अंडर आप खेलेंगे, अभी तक इंटरेक्शन इस तरह हुआ कि आप लोग सारे एक साथ हुए, कहीं ज्वाइन हुए, कि अंदाज़ा हो कि फ़हीम अशरफ की कप्तानी में खेलना कैसा होगा? देखिए बहुत ईजी होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़हीम भाई के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेला हूँ 2 साल, तो वो मुझे जानते हैं, मैं उसको जानता हूँ, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, और साथ वो मुझे भी उसने मुझे भी देखा, मैं उसको भी देखता हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, हम उसको करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे। बिल्कुल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप ना सिर्फ ये टूर्नामेंट जीतें भी, हम भी चाहेंगे कि लाला की टीम जो है ये टूर्नामेंट जीते, बल्कि फरहान समा की टीम, बिल्कुल समा तो आप पार्टनर भी है आपका, तो हो सकता है आपसे जाएं, आपसे वहां खेलते हुए आपको हम देखें, आपसे मुलाकात भी हो, कुछ भी हो सकता है। फरहान, गुड लक टू यू, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए भी और आपकी टीम की कामयाबी के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत गुड लक जो है वो पूरी बस की टीम को, एंड लेट्स होप कि ये जो समा का लकी चार्म है, वो समा का लकी चार्म जो है वो साथ साथ रहे और वो लकी चार्म साबित हो और चैंपियन बने।